गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस लेक्चर में हाई स्कूल केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो पार्ट आपका चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, उसका जो शेष बचा हुआ पार्ट था आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, उनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, नई अवधारणाएं क्या है, पुरानी अवधारणाएं क्या थी, ठीक है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और ओल्ड पीरियोडिक टेबल जिसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी आप पढ़े हैं और मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में यानी एकेडमिक एग्ज़ाम में मेन रूप से उनके शॉर्ट नोट के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के समान लक्षण क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष क्या है, बैलेंसी क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, किस प्रकार से इस पीरियोडिक टेबल में चेंज होता है, इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग आइए हम लोग जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये हम लोग पहले हेडिंग में पढ़ेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। पहले हेडिंग है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहली विशेषता यह है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या दीर्घाकार आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख करके बनाया गया है। ठीक है, तो पहला जो इनकी विशेषता ये है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। पहली विशेषता इनकी हो गई। दूसरी विशेषता यह है कि जो हमारे समस्थानिक हैं, जो तत्व हमारे समस्थानिक हैं, उन समस्थानिकों का जो स्थान है एक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे उसको जगह दिया गया है। समस्थानिक के बारे में हमने इसके पहले बताया था। क्या होता है समस्थानिक? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं का ऐसा समूह जिनमें परमाणु क्रमांक आपस में समान हो किंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिकों का जो स्थान है एक दीर्घाकार आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे उसको जगह दिया गया है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरी जो विशेषता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में या संशोधित पीरियोडिक टेबल में जो कोबाल्ट और निकिल की बात हो रही थी, कोबाल्ट और निकिल ये दो एलिमेंट हैं। देखिए, इनका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, तो संशोधित मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको पहले रखा गया था, निकिल को रखा गया था और बाद में कोबाल्ट को रखा गया था, जो एक दोष था। लेकिन इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में इसके स्थान को संशोधित करते हुए पहले निकिल को रखा गया है, पहले कोबाल्ट को रखा गया है, फिर निकिल को रखा गया है, क्योंकि कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है और जो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है। तो इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में इनका स्थान कोबाल्ट और निकिल का स्थान जो असमंजस था इसके पहले वो इसमें कंफर्म हो गया कि पहले 27 इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट है वो पहले होगा, इसके बाद निकिल रखा जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। देखिए अगला नंबर है जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, अपने उस दिन पीरियोडिक टेबल बना करके आपके सभी एलिमेंट को उसमें फिलअप कर दिया था और एक टिक बताया था, उस टिक के आधार पर एलिमेंट को आपने सेट किया था। देखिए सपोज कर लीजिए ये आपकी पीरियोडिक टेबल बन रही है, ये हो गया। इसको हमने बताया था, ये आपका दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते थे डी ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में इसके पहले की वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया था। तो जो दीर्घाकार आवाज सारणी है, इस दीर्घाकार आवाज सारणी में जो यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही अभिक्रियाशील है। इसलिए इस यस ब्लॉक के एलिमेंट को दो ग्रुपों में बांट करके फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, यस ब्लॉक में सभी केवल धातुएं रखी गई हैं। जो दो ग्रुप में रखा गया है इनको कहते हैं फर्स्ट ए, इनको कहते हैं सेकंड ए। ठीक है, इसमें मैंने बताया था 7 एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट है। टोटल यस ब्लॉक में आपके 13 एलिमेंट रखे गए हैं जो सभी धातुएं हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील है, सक्रिय धातुएं हैं। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं जो डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है आपका थर्ड बी से शुरुआत होकर के और लास्ट में आता है सेकंड बी। इस तरह से 10 खड़े कॉलमों में इसको बांटा गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 खड़े कॉलमों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी और 3 खड़े कॉलम को एर्थ कहते हैं। उसके बाद में फर्स्ट बी और सेकंड बी हो गया। ये सभी को हम कहते हैं संक्रमण धातुएं। इसमें टोटल होते हैं 40 तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक में टोटल होते हैं 40 तत्व जो सभी धातुएं इसमें भी रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में हमने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल से साइड बाएं साइड में रखे गए हैं 6 खड़े कॉलमों में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 खड़े कॉलमों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए और 0 कहते हैं। ये सभी पी ब्लॉक के धातुएं हैं। पी ब्लॉक में टोटल आपके 37 एलिमेंट रखे गए हैं, जिसमें धातुएं भी हैं, उपधातुएं भी हैं और अधातुएं भी रखी गई हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक में जो 0 ग्रुप है इसको एक अलग नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं अक्रिय गैस तत्व या निष्क्रिय गैस तत्व या नोबल गैस भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिससे ये केमिकल बॉन्डिंग में यूज नहीं होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया है अक्रिय गैस तत्व। ये सभी गैसें होती हैं जो 0 ग्रुप में होती हैं। ठीक है, और जो शेष जो पी ब्लॉक में आपको मिलते हैं उसमें अधातुएं हैं और उपधातुएं होती और कुछ इस साइड में जो धातु भी मिलेंगी। हमने इसके बारे में बता दिया था पहले ही। ठीक है ना, इसमें टोटल 37 तत्व रखे गए हैं। इसके बाद की बात करते हैं यह ब्लॉक। यह ब्लॉक के बारे में उसमें हमने आपको बताया था कि जो यह ब्लॉक होता है ये 14 खड़े कॉलमों में बांटा गया है और 2 36 कॉलमों में बांटते हैं, जिससे टोटल आपके 28 तत्व होते हैं, जिनको 2 ग्रुप में बांटते हैं। 14 एक होता है और 14 एक होता है। 14 जो पहले वाले 14 होते हैं इनको हम कहते हैं 4F सीरीज के तत्व। जो दूसरा वाला होता है इसको कहते हैं 5F सीरीज के तत्व या 4F को कहते हैं लेंथ नाइट श्रेणी के तत्व
और 5f को कहते हैं एक्टिव लैट श्रेणी के तत्व। ठीक है, ये तो आपकी द्विघात आवर्त सारणी को इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। इस आवर्त में जो भी तत्व रखे गए हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उस तत्व का हम आवर्त संख्या निकाल लेंगे और उस तत्व का वर्ग संख्या भी निकाल लेते हैं। उस अगर आवर्त निकालना है उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाता है उसकी जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या ही उस तत्व का आवर्त बताता है। जैसे हम बात करते हैं, अभी आपसे कहा गया कि हमारा सोडियम तत्व है। सोडियम तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने 9th की क्लास में अच्छे से पढ़ा है। इसको आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आवर्त बताइए, सोडियम का आवर्त बताइए, सोडियम का वर्ग बताइए, ठीक है, ब्लॉक बताइए, इस तरह से सभी इसी से जानकारी हमको मिल जाती है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो ये नंबर आपको 1, 2, 2, 3 लिखे गए हैं, इसी नंबर को हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और जो सबसे लास्ट में आता है नंबर, ठीक है, उसी वह आवर्त को बताता है। देखिए अब ये सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आई है, क्या होगा? ये आवर्त को बताएगा कि सोडियम हमारा तीसरे आवर्त में प्रेजेंट है, तीसरे आवर्त में उपस्थित है। फिर हम बात करते हैं वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में देखिए इसके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर इनको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2, 8, ये हो जाएगा 1। यानी जो ये 1 बता रहा है, नंबर इलेक्ट्रॉन जो बता रहा है, ये उस सोडियम तत्व का आवर्त बता रहा है कि हमारा इनका जो आवर्त है ये फर्स्ट ए ग्रुप है, सॉरी ग्रुप वर्ग, ये बता रहा है वर्ग, सोडियम का जो वर्ग होगा ये फर्स्ट ए ग्रुप होगा। फिर इसके बाद ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लॉक पता करना है, हमने आपको बताया है कि जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करेगा, अगर यस में प्रवेश करेगा तो यस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी में प्रवेश करेगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक का होगा, एफ में प्रवेश करेगा तो एफ ब्लॉक का होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी 11वां जो इलेक्ट्रॉन है वो यस सबसेल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो इसका ब्लॉक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी तत्व का उनकी मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर उस तत्व का आवर्त संख्या निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उस तत्व का वर्ग निकाल सकते हैं। और वह अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है, कोष में प्रवेश करता है, उसको हम कहेंगे ब्लॉक। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं आपको। चलिए अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, ले लीजिए। मैग्नीशियम का होता है 12। अब आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम एलिमेंट का आवर्त वर्ग ब्लॉक बताइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ये आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आपका होगा। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अब इसको सामान्य अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रखना चाहेंगे तो समान प्रकार के मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन को एक साथ कर देते हैं। इनके ऊपर 1s2, 1s2 के पास कितने हैं? 2 है, 2s के पास कितने हैं? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सेम मुख्य क्वांटम संख्या हो रही है। तो जब सेम मुख्य क्वांटम संख्या होगी, इसके ऊपर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 6, 2, 8 हो गया। ये 3 अलग टाइप का है, इसके ऊपर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे 2। ये हो गया। अब आपसे कहा जाए कि आवर्त बताइए, आवर्त बताइए, वर्ग बताइए और ब्लॉक बताइए। ठीक है, तो आवर्त कैसे आप निकालेंगे?
जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी से बड़ी मुक्त क्वांटम संख्या होगी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा होगा वो मुक्त क्वांटम आपकी जो संख्या होगी वो उस तत्व का आवर्त होगा। इसलिए इसका आवर्त क्या होगा? 3 आवर्त होगा, तीसरा आवर्त होगा। अब ये पूछेगा कि 2 जो बता रहा है वो क्या बताएगा? वो वर्ग बताएगा कि जो हमारा मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो सेकंड ए ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ क्या है? यस है, तो ये आपका यस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अगर हम आपसे करते हैं ये आपका फास्फोरस हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि फास्फोरस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बताइए। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इसका होता है टर्म नंबर 15, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p3 होगा। ठीक है, इन सब का इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके ऊपर होनी चाहिए। इनके 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15 हो गया। अब आपको निकालना क्या? आवर्त निकालना है। ये आवर्त, वर्ग और ब्लॉक आप निकाल लीजिए। देखिए यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वर्ग निकालने में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? यस ब्लॉक में होता क्या है? उसके बाहरी कोश में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका आवर्त वर्ग को बताएगा। ठीक है, आवर्त तो वही बात होगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो मुक्त क्वांटम संख्या बड़ी होगी, लास्ट में होगी, वही उस तत्व का आवर्त हो जाएगा। यानी जो हमारा फास्फोरस है वो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। वर्ग बताएंगे। वर्ग बताने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऐड करेंगे सेम मुक्त क्वांटम संख्या वाले को। ये अकेला 1s, ये 2s 2 बार लिखा गया, 3s 3p 2 बार लिखा गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हमारा 2 लिखेंगे, 6 तो 8 कर देंगे, 3 2 5 कर देंगे। ये बना। अब जब वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए वर्ग निकालने के लिए जो सबसे बाहरी में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उनके बाहरी दो अपूर्ण जो इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ करके उसमें 10 को ऐड कर देंगे। 10 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बीच में हमारा क्या है? डी ब्लॉक रखा गया 10 खाली कॉलमों में। इसलिए आप यहाँ 3 2 5 हो गया, इसी 5 में 10 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, होगा क्या? 15 होगा। तो जो वर्ग आप निकालेंगे ये 15वें वर्ग में रखा गया फास्फोरस। ठीक है ना? अब उपवर्ग अगर आप निकालना होगा, जैसे उपवर्ग की बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा थर्ड, ये आपका हो जाएगा। तो उपवर्ग की बात करेंगे, थर्ड नहीं, 10 और 3 13 उपवर्ग की बात करेंगे। अब वर्ग की बात करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक क्या करेंगे? ये लास्ट में पी वाला है तो आपका पी आपका हो गया। इस तरह से किसी भी तत्व का अगर आपको ग्रुप, वर्ग, आवर्त निकालना है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम निकाल सकते हैं। ये किसी संभव हो पाया है? दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पे ऐसा हो पाया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम आवर्त को छोड़ करके और सभी आवर्त का जो पहला तत्व होता है वो क्षार धातुएं होती हैं और जो सबसे लास्ट वाला होता है वो अक्रिय गैस तत्व होती है। ठीक है, जो पहले वाले आवर्त की बात करेंगे, पहले आवर्त को छोड़ दीजिए, दूसरे आवर्त से लेकर के 7वें आवर्त तक की अगर बात करते हैं तो जो पहला तत्व होगा वो क्षार धातुएं होंगी और जो अंतिम तत्व होगा वो अक्रिय गैस तत्व होंगे। इस तरह से ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं हैं। ये बच्चों दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं तो हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं। तो आइए अब दोष की बात कर लेते हैं, इसकी कमियां क्या भी रह गई है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की कमियां क्या है? देखिए पहली कमी ये है
कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उनका स्थान सही नहीं है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं, आज भी नहीं निश्चित हो पाया है। ये पहली कमी हो गई है। दूसरी कमी देखिए, जो यह ब्लॉक के तत्व हैं एक्टिनाइड है और लैंथेनाइड है, इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न दे करके आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है, जो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी का एक दोष आज भी माना गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आइए। जो तीसरा दोष ये होता है, जो हीलियम है, हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये होता है 1s2। ठीक है, 1s2 हो गया। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर माना जाए तो हीलियम को सेकंड ए ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है, 0 ग्रुप में रखा गया है। तो इस आवर्त सारणी में ये भी एक दोष है कि हीलियम का स्थान आज भी उचित नहीं है। ठीक है, इस तरह से दीर्घाकार आवर्त सारणी की ये प्रमुख कमियां रही है। नेक्स्ट रीडिंग आपको जानना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के द्वारा, ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के द्वारा मेंडलीव की कमियों को दूर किया गया है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, मेंडलीव निवारण, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमियां थी वो दीर्घाकार आवर्त सारणी द्वारा निवारण किया गया है, यानी उन कमियों को दूर किया गया है। तो देखिए कौन सी कमी दूर की गई है। पहली कमी ये दूर की गई है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो समस्थानिक थे उन समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, और आधुनिक आवर्त सारणी में या दीर्घाकार आवर्त सारणी में उन समस्थानिकों के लिए भी आवर्त सारणी में स्थान फिक्स किया गया। ठीक है, दूसरी कमियां अभी मैंने बताया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आपके कोबाल्ट थे और निकिल था, ये दोनों तत्व थे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकिल को पहले रखा गया था और कोबाल्ट को बाद में रखा गया था, जो उनका एक प्रमुख दोष था। पर आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ये दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में निकिल को बाद में कर दिया गया और कोबाल्ट को पहले कर दिया गया, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकिल का होता है 28। तो हम जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, इसलिए कोबाल्ट को पहले किया गया है और निकिल को बाद में किया गया। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में ऐसा हुआ है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख कमियां थी उसको इसके द्वारा दूर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखिए जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि परमाणु भार ऐसा नहीं था। ठीक है, ये भी कमियां उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में था। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के द्वारा उस कमियों को दूर किया गया है कि हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। अब आइए हम जानते हैं नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति क्या है। देखिए बैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। संयोजकता मीन्स होता है बराबर, बैलेंस। आप जानते होंगे जब किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो लास्ट में हम दुकानदार से ये कहते हैं कि हमारा आपका हिसाब बैलेंस हो गया है। बस वही चीज़ यहाँ भी जानना है। ठीक है, संयोग करना, यानी एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम कहते हैं संयोजकता। यानी एक तत्व के परमाणुओं का दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ जो संयोजन है उसी को हम कहते हैं संयोजकता। एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा ये भी कही जाती है कि कोई तत्व के परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तत्व जो होगा उनके जो परमाणु होंगे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा
या तो वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या किसी दूसरे परमाणु के साथ में साझेदारी करेगा। इसी प्रकृति को हम कहते हैं संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब संयोजकता तीन प्रकार की होती है, ये 9th में आप पढ़ के आए हैं। आयनिक संयोजकता होती है, पहला आयनिक संयोजकता होती है, दूसरा होती है आपकी सह संयोजकता होती है, तीसरा होता है उपसह संयोजकता। इसके बारे में डिटेल आपने 9th की क्लास में पढ़ के आए हैं, यहाँ उसका जिक्र नहीं करना है। सिर्फ बैलेंस से क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, ये आपको हमको जानना है। देखिए, इसकी परिभाषा ये भी कहते हैं कि किसी भी तत्व के जो परमाणु है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिस कोश में उपस्थित होता है उस कोश को हम कहते हैं संयोजी कोश। क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लेता है, उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जिस कोश में ये रहता है उसको कहते हैं संयोजी कोश। लेकिन एक बात ये भी आप जान लीजिए कि संयोजी कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में भाग नहीं लेते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में भाग लेते हैं जितने कि उनके अष्टक को कंप्लीट करने के लिए या तो डोनेट करने की बात हो, या तो एक्सेप्ट करने की बात हो, या शेयर करने की बात हो। जितने की उनको ज़रूरत होगी उतने ही वो करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे ये कहते हैं किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित उस तत्व को संयोजी कोश कहते हैं, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब आवर्त सारणी में किस प्रकार ये परिवर्तित होता है ये आपको जानना है। तो किसी भी आवर्त की बात करते हैं, अगर आवर्त में हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, अगर आवर्त में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक आवर्त के सभी तत्वों की संयोजकताएं समान होती है। किंतु अगर हम किसी वर्ग में इस तरह से बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, इस तरह से यानी क्षार धातुओं से नॉबल गैस की ओर जाएंगे, तब पहले तो हमारी संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद में क्रमशः घटने लगती है, यानी 3, 2, 1, 0 हो जाती है। ये बात हम कब करेंगे? ग्रुप की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे। ये मुख्यतः किसी भी अगर किसी भी हम वर्ग की बात करेंगे तो उस वर्ग में क्रमशः 1 से 4 तक उनकी संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद में क्रमशः घटते हुए 0 हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आते हैं, किसी और के ऊपर से नीचे आएंगे तो उनकी जो संयोजकता होती है वो सभी तत्वों की संयोजकता समान प्रकार की होती है। आइए हम एग्जाम्पल देकर के इसको समझते हैं। देखिए, हम तीसरे आवर्त की बात करते हैं। तीसरे आवर्त की बात करते हैं। तीसरे आवर्त में रखे क्या गए हैं? ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और लास्ट में आर्गन रखे गए हैं। ये तीसरे आवर्त के सभी तत्व रखे गए हैं। अब इनकी अगर संयोजकता की बात करेंगे, संयोजकता की हम बात करते हैं तो इनकी जो संयोजकता होगी तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्युमिनियम की 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है। तो 1 से 4 तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में घटना शुरू होता है। तो फास्फोरस की 3 हो जाएगी, सल्फर की 2 होगी, क्लोरीन की 1 होगी, और आर्गन की 0 हो जाती है। इस तरह से किसी भी हम वर्ग में अगर क्षार धातुओं से नॉबल गैस की ओर जाते एक ही वर्ग में, तो उनकी संयोजकता जो होती है 1 से 4 तक उनसे बढ़ेगी, उसके बाद में घट करके 0 हो जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु साइज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करते हैं। परमाणु का आकार, परमाणु साइज या परमाणु का आकार। देखिए, परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार उसके त्रिज्या से बनते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो हमारा परमाणु है वो गोलाकार होता है। उस गोलाकार में
ये बीच में छोटा सा एक पिंड होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। उसी नाभिक में उस परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। अब हम क्या कहेंगे कि किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या, या उसी को कहते हैं परमाणु की साइज क्या है। ठीक है, अभी एक कैटेगरी इसी में हम जानेंगे कि परमाणु साइज, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये नाम होता है परमाणु त्रिज्या। इस परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या क्या है? वही बात यहां भी कहेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र बिंदु से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये कोई परमाणु है, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा वहां से लेकर के, ठीक है, इस केंद्र बिंदु से लेकर के इसके बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होगी उसी दूरी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या से ही उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु साइज नापा जाता है, माना जाता है। और इस परमाणु साइज को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। आपने पढ़ा है कि सामान्यतः जो परमाणु साइज होती है, परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है, ये होता है 1×10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ये आपने 9th की क्लास में पढ़ा है। अब ये भी हम जानते हैं कि परमाणु का आकार छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब परमाणु जो एटॉमिक रेडियस है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, किसी आवर्त में अगर हम इस क्षार धातुओं से नोबल गैस की ओर जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, ये जानना है। दोस्तों देखिए, आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन, किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन। देखिए, आवर्त होने का मतलब इस तरह से जो बाटा क्या है, ये तो आवर्त आपको हो रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 ही तो आवर्त रखे गए हैं। तो किसी भी आवर्त में अगर आप क्षार धातुओं से हैलोजन की ओर जाएंगे, ठीक है, देखिए जीरो ग्रुप की बात नहीं करेंगे इसमें। किसी भी आवर्त में अगर हम क्षार धातु से हैलोजन की ओर जाएंगे तो ये परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु के बीच में जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है उस पर ऋणावेश होता है। इन आवेशों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, आकर्षण बल लगने लगता है, जिसके कारण इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किसी भी वर्ग में, अगर बात करते हैं वर्ग की बात करते हैं, वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन की बात करेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आते हैं इसको आप क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जैसे आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आएंगे तो उनका मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ता जाएगा, और जब मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब उनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है, और किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं यानी क्षार धातुओं से हैलोजन की ओर जाते हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, देखिए वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? वान डेर वाल्स त्रिज्या, देखिए जब वान डेर वाल्स त्रिज्या की बात करते हैं, किसी तत्व की ठोस अवस्था में दो समीपवर्ती अणुओं के दो परमाणुओं के बीच किसी आवर्त के ठोस अवस्था हो और उनके समीपवर्ती 2 अणु हों
उस समीपवर्ती दो अणुओं के बीच जो दो समीपवर्ती परमाणु उस दोनों परमाणुओं के बीच के आधे भाग की दूरी को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी कोई तत्व होगा, वो तत्व का पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ की जब ठोस अवस्था हो तो ठोस अवस्था होगी, तो ठोस में जब वो अणु होता है तो दो समीपवर्ती अणुओं के, दो समीपवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे भाग को हम कहते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, आइए फिगर से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये शियर हमारा है, ये हुआ, ये ठोस अवस्था में पदार्थ के रूप में है, दो अणु है, ये Cl2 है, ये भी Cl2 है, इनके समीपवर्ती दो परमाणुओं के बीच के आधे भाग को हम वान डेर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। इनका केंद्र यहाँ होगा, इनका केंद्र है, इस केंद्र को आप मिलाएंगे और इनके केंद्र को मिला दीजिए और यहाँ के केंद्र बिंदु को इनके केंद्र बिंदु से आप मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के ACl है, AbCl हो, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है वो 3.6 एंगस्ट्रॉम ये दूरी होगी और यहाँ के Cl और इन Cl के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी 1.98 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम त्रिज्या निकालना है क्या? जब एंगस्ट्रॉम त्रिज्या आप निकालेंगे ये हो जाएगा 3.60 बटे 2, क्योंकि दो अणुओं के दो निकटवर्ती अणुओं के दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहेंगे? हम कहते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। ये आपका वान डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी क्लोरीन के परमाणुओं का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है हेडिंग लिख लीजिए, अगली हेडिंग इसी में आप पढ़ लीजिए सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, देखिए सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? यानी सहसंयोजी बांड के द्वारा जुड़े हुए दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उसका सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। यानी सहसंयोजक बांड के द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। देखिए वान डेर वाल्स में थोड़ा सा अंतर है। वान डेर वाल्स क्या था? दो अणुओं के बीच की दूरी की बात हो रही थी। ठीक है, तो अब वान डेर वाल्स में हमने किसी दो अणुओं के बीच जो निकटवर्ती जो परमाणु थे उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम कहते थे वान डेर वाल्स त्रिज्या। लेकिन जो सहसंयोजक त्रिज्या की बात करेंगे तो इसमें ये जानेंगे कि सहसंयोजक बांड के द्वारा एक ही अणु के बीच जुड़ने वाले दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। यानी एक अणु हमारा ये हो गया, दूसरा अणु ये हो गया। अब इन एक अणु के दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है? 1.98। तो इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1.98 एंगस्ट्रॉम बटे 2, क्योंकि दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, आधे का मतलब 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2×9=18, 2×9=18, यानी 10.99 एंगस्ट्रॉम जो आपका आया हुआ है वो क्या? सहसंयोजक त्रिज्या है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।